हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म जहां पे मुख्य रूप से रोज़ हम लोग एक नए आर्टिकल के लिए एक आर्टिकल को डिस्कशन करते हैं जो आपकी प्रीलिम्स से रिलेटेड, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो। उसके अकॉर्डिंग जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसको हम लोगों के द्वारा चर्चा किया जाता है। तो आज जो ये आर्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्टिकल साइंस से रिलेटेड है और खासकर बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। सेल्स और मेमोरीज, उसके बाद से आप देख सकते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बाद से जो आपका माइंड है, मस्तिष्क है, उससे रिलेटेड जो है यह आर्टिकल साइज है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमसे, मुख्य रूप से अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य रूप से इस आर्टिकल को जो है शुरू करें। चलिए, तो यह आर्टिकल है कोशिका से संबंधित कि एक ऐसी कोशिका की खोज हुई है कि जो माइंड की स्मृति को मतलब बढ़ाएगा। स्मृति मतलब याद करने की क्षमता को। ठीक है, पहले तो कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन चूंकि वह जो कोशिका खोजा गया था, चूंकि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजा गया था वह एक मृत कोशिका थी, ठीक ना। वह जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। तो रॉबर्ट हुक याद रखेंगे, सबसे पहले 1665 ईस्वी में खोज किया था किसका? कोशिका का। उसके बाद अगर देखा जाए, रॉबर्ट हुक के कोशिका के खोजने के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। उसमें से भी जंतु कोशिका अलग होती है, पादप कोशिका अलग होती है। ठीक है, अब ये क्यों अलग होती है, कारण क्या है? तो उसमें मूल दो कारण है। एक तो जो कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर जो उसके अंग है उसके आधार पर उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण किया गया है। तो अगर उस तरह से वर्गीकरण किया जाए तो एक होता है प्लांट सेल्स, एक होता है एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंग होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो आप देखे होंगे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गाल्जी काय होता है। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे उसमें तो लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक, उसके बाद से आप मुख्य रूप से अगर कोशिका में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, फिर गाल्जी काय, फिर रसधानियाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो ये होती हैं। ठीक है, वैसे प्लांट्स वाले में अगर देखा जाए तो इन सभी के अलावा उसमें कोशिका भित्ति होती है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। अब सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? तो एक प्रकार का वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। तो और सेल्यूलोज का पाचन क्या मनुष्य कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। वह जो जीव जैसे जो पशुएं होते हैं, जैसे आप देखे होंगे कैटल्स, गाय और भैंसें, तो उसमें आहार नाल जो होता है उसमें जो अमाशय होता है उसमें दो पार्ट होता है। और मनुष्य का जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, उसमें दो पार्ट नहीं होते, एक ही पार्ट होता है। जो भोजन हम लोग सीधे जो निगलते हैं वो भोजन सीधे कहाँ जाता है? स्टमक यानी अमाशय में जाता है। और उसमें क्या होता है? एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जठर ग्रंथि होता है, जिसके द्वारा वहाँ पे भोजन को, मुख्य रूप से भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुखवा से ही शुरू हो जाता है। बात ये हो गया। चूंकि हम लोग सेल की बात करना है, सेल पर बात करना है, कोशिका पे बात करना है, तो कोशिका में अगर देखा जाए तो कोशिका के ऊपर एक दोहरी परतदार झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका के अंदर एक अपारदर्शी द्रव्य होता है जिस द्रव्य को कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक वैसे ही कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और यह केंद्रक और झिल्ली बनी किस, केंद्रक झिल्ली जो होती है बनी किसकी होती है? तो लिपिड तथा डीएनए की बनी होती है। ठीक है, लिपिड और डीएनए की बनी होती है। अब इसमें अगर देखा जाए कि जीव द्रव किसे कहते हैं, तो जीव द्रव जो होता है वह आपका कोशिका द्रव और जीव मुख्य रूप से केंद्रीय द्रव, केंद्रक का जो द्रव होता है, यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, इन दोनों का संयुक्त जो रूप होता है उसको ही जीव द्रव कहा जाता है। तो इसमें लाइसोसोम की क्या भूमिका है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका है, ये तो आप सब लोग पढ़े होंगे। लेकिन क्या कोई, जैसे अब इसमें भी एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव होते हैं। एक कोश की जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जिसमें एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका से उसका निर्माण हुआ होता है, वो होता है एक कोश की जीव। बहुकोश की जीव जैसे मनुष्य हो गया, कोई जीव जंतु हो गए, जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने के कारण क्या हुआ? उसके उस जीव का निर्माण हुआ है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाओं से क्या बना? उत्तक बने, उत्तक से क्या बना? अंग बना, और अंग से पूरा शरीर बना हुआ है। तो यह एक दूसरे से क्या है? लिंकेज है। तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं
और कोशिकाएं अगर पूछा जाए कि क्या शरीर की कोशिकाएं मृत और जीवित होते रहते हैं, तो बिल्कुल ये प्रक्रिया चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि कोशिका का विभाजन दो तरह का होता है, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो तो ऑलरेडी हमेशा शरीर में चलता रहता है, उसी के लिए तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या कोई ऐसा सेल्स है, क्या कोई ऐसा कोशिका है जो मुख्य रूप से स्मृति यानी फॉर जो मुख्य रूप से याद रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है? तो देखते हैं हम लोग कैसे बढ़ाए। अब इसमें जो तंत्रिका तंत्र अगर देखा जाए, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो कहते हैं, उसकी जो मौलिक इकाई होती है, जो यूनिट होता है, वो क्या होता है? वो कि न्यूरॉन होता है, सिंपल सी बात है। तो तंत्रिका तंत्र की जो मौलिक इकाई होती है, वो यूनिट जो होता है वह तो होता है न्यूरॉन। अब यह तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सभी शरीर के सभी अंगों से जो संवेदनाएं होती हैं, वो संवेदनाएं यह सीधे स्पाइनल के द्वारा कहाँ पहुंचती है? मस्तिष्क में पहुंचती है। और मस्तिष्क एक प्रकार का क्या है? सीपीयू है। अब मस्तिष्क के भी अलग अलग पार्ट है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो मस्तिष्क जो है, अलग अलग जो पार्ट है मस्तिष्क का, वह उस पर क्या करता है? डिसीजन लेता है। और वह डिसीजन जिस तरह से लेता है उस तरह से शरीर हमारा क्या करता है? वर्क करता है। तो चलिए हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं वह क्या सारी चीज़ें हैं, या और न्यूज भी देखेंगे और कुछ इससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स है उसको भी हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। ये है आपका न्यूरॉन, ठीक है। और आप देखे होंगे, पढ़े होंगे एक क्लास 10 वगैरह में। ये है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की जो जो केंद्रिका होती है, जो यूनिट होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन होता है। उसी को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। अब यही न्यूरॉन क्या होता है? यही न्यूरॉन स्मृति का मुख्य रूप से केंद्र होता है, जहाँ पे किसी चीज़ को याद रखा जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा केंद्र होता है? वो होता है न्यूरॉन। तो ये स्पाइनल कार्ड होता है। अब इसमें क्या कोई और भी सेल होते हैं? तो देखिए इसमें एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन टर्मिनल देखिए कैसे होता है? वृक्ष की जो आप देखेंगे, वृक्ष में जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के जो अनुरूप है वह होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर भी होता है, जहाँ पे ये दोनों जुड़े होते हैं। फिर स्क्वेमन सेल होता है, फिर डेंड्रिएट्स जो होता है, और ये न्यूक्लियस जो होता है, मुख्य इकाई इसका क्या है? न्यूरॉन है। यहाँ पर भी मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि मुख्य रूप से आप देखेंगे एक्सॉन टर्मिनल, ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, जो वृक्ष के अनुसार होता है, जो विभिन्न शरीर के अंगों से संवेदनाओं को लेके आता है, ठीक है। यह क्या करता है? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल अनदर न्यूरॉन सेल्स एंड इफेक्ट सेल्स, यानी शरीर के अनदर न्यूरॉन से, अनदर सेल से, कोशिकाओं से जो आवेग आता है या जो रासायनिक सिग्नल प्राप्त होता है, वह पहुंचाने का कार्य करता है अनदर सेल्स के पास। अब ये आप देखिए इसका कार्यविधि देखिएगा। अब यहाँ पे माइलिन शीथ होता है। अब ये माइलिन शीथ वाला पार्ट है वाला। अब यहाँ पे क्या होता है? आइसोलेट द एक्सन टू हेल्प प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल, स्पीड अप ट्रांसमिशन। अभी इतना तेजी से, जितना तेजी से आपका डेटा नहीं चल रहा होगा, उससे कई गुना फास्ट तेजी से यह यहाँ से इस डेटा को कवर करता है, और कवर करके स्पीड में क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है अगले सेल्स के पास। अगला सेल्स वाला जो तीन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यह इसी को कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। यह क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग द न्यूरॉन सेल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन सेल्स में यह क्या करता है? काम करता है। फिर यह बीच में जो होता है, मस्तिष्क पे अगर जाएंगे तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? कंटेंट द जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब ये है पूरा सेल बॉडी, और ये है डेंड्राइट्स जो रिसीव सिग्नल फ्रॉम अनदर न्यूरॉन्स। सभी अनदर जो न्यूरॉन्स हैं उन सभी से क्या करता है? सिग्नल मुख्य रूप से प्राप्त करने का काम करता है। कौन? ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, डेंड्राइट देख रहे हैं, ठीक है। अब मस्तिष्क वाला पार्ट में अगर हम लोग चलें तो मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे मस्तिष्क के पार्ट। देखिए ये है मस्तिष्क आपका। अब ये मस्तिष्क के मुख्य रूप से देखेंगे तो कितने पार्ट होता है, तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी मस्तिष्क के कुल भाग की बात करें हम तो मस्तिष्क के कुल 6 भाग होते हैं। टोटल भाग 6 होते हैं। जैसे आगे वाला जो है, जो ये आगे वाला अगर आप देख रहे हैं, मुख्य रूप से ये वाला जो है आगे वाला पार्ट है, ठीक है। फ्रंटियल लोब, यानी इसको कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क दो चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक प्रमस्तिष्क होता है और एक थैलमस होता है। अब थैलमस में भी दो तरह का, एक हाइपोथैलमस और एक थैलमस होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक थैलमस होता है, एक जो है हाइपोथैलमस होता है। तो अग्र मस्तिष्क ये हो गया। अब अग्र मस्तिष्क का काम क्या है आगे अभी हम लोग देखेंगे। फिर पश्च मस्तिष्क अगर देखा जाए तो मध्य मस्तिष्क,
ये वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है मध्य मस्तिष्क होता है। फिर पश्च मस्तिष्क अगला वाला जो पार्ट देखेंगे हम लोग, तो पश्च मस्तिष्क वाला जो पार्ट होता है वो कौन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क, यानी जिसको ब्रेन कहा जाता है। ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है। ये मध्य मस्तिष्क है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है टोटल यहाँ तक, ये कौन सा मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के ही पार्ट होते हैं इसमें, कौन सा, ये प्रमस्तिष्क वाला होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। इसमें जो अग्र मस्तिष्क का फंक्शन होता है, इसका काम क्या है, कोई भी जो मूवमेंट होता है, कोई भी गति होती है, वह किसके द्वारा होती है, जैसे पैर का चलना, हाथ का चलना, ये सारी चीजें अग्र मस्तिष्क जो है आगे वाला मस्तिष्क है। अच्छा, ये जो आप आगे ऊपर देख रहे हैं ये मस्तिष्क नहीं, ये खोपड़ी है, ठीक ना, उसकी बात नहीं की जा रही। तो ये जो आगे उसके अंदर जो है, तो इसमें जो ये आगे वाला मस्तिष्क है, इसमें जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है वो क्या काम करता है, मूवमेंट, कोई भी गति, जैसे पैर का, हाथ का, ये सब गति। फिर थिंकिंग, इनसे कुछ भी सोचना हो, किससे सोचा जाता है, अग्र मस्तिष्क से। फिर कोई तर्क लगाना हो, कोई निर्णय लेना हो, ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है। कोई बिहेवियर, इमोशन, मेमोरी, स्पीकिंग, जो भी बोलने वाला से लेके मेमोरी से लेके सारी चीजें, यह किसका काम है, ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर देखा जाए जो बीच वाला जो मस्तिष्क है, इसमें जो पैरिटियल लोब कहा जाता है जिसको, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पैरिटियल लोब कहा जाता है। इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, सेंसिटिव हो गया पढ़ने में, या बॉडी ओरिएंटेड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन का काम ये करता है। फिर यह जो इसके नीचे वाला देखे कार्पस मुख्य रूप से जिसको कहा जाता है, यानी जो पीछे वाला जो भाग होता है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या काम करता है, यह काम करता है ऑप्टिकल लोब्स। यह होता है ऑप्टिकल लोब्स, माने देखने वाला, जो चीज़ भी हम लोग देखते हैं उसका संग्रहण कहाँ पे जाता है, तो यहीं पे जाता है। ये वाला पार्ट जो पश्चिम मस्तिष्क वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जाता है, ठीक, जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं क्या, ऑसिपिटल जो है लोब होता है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो होता है ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग, किसी भाषा को समझना, बिहेवियर, मेमोरी या हियरिंग जो सुनाई देता है, इवन इसी से देता है। फिर ब्रेन सिस्टम, आप पीछे चले जाएंगे तो पीछे जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें ब्रेन सिस्टम है। ब्रेन सिस्टम क्या करता है, जैसे सांस लेना, तो सांस लेना जो वाला जो है नियंत्रण कौन करता है, यह मुख्य रूप से पश्चिम मस्तिष्क का काम है। फिर ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, यानी हार्ट बीट जो हृदय की जो धड़कन होती है ये हो गया, या मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर, एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। तो ब्लड प्रेशर को भी जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यह वाला, यानी ब्रेन सिस्टम करता है, ब्रेन स्टेम करता है, जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क से क्या होता है, सांस लेना, या मुख्य रूप से ये देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क यानी ब्रेन पे जब चोट लग जाती है तो सांस रुक जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। हार्ट बीट इसी से संबंधित है, यह प्रभावित हो जाएगा ब्रेन वाला भाग, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हार्ट बीट भी बंद हो जाएगा, ठीक है। इवन अल्टरनेस या स्लीप, सोना, या फिर से ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से। अब जो सेरेबेलम है, क्या है, सेरेबेलम जो है, तो सेरेबेलम का क्या काम है, बैलेंस करना या कोऑर्डिनेशन करना, फाइन मसल कंट्रोल करना, जो मसल्स हैं उनके कंट्रोल करना, ये किसका काम है, सेरेबेलम का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग काम है इस मस्तिष्क के भागों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया मुख्य रूप से एक शार्ट रूप में, हालांकि हम लोग एनसीईआरटी में इसको कवर किए भी हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल सेक्यूल्स है, सेंसरी कॉन्टेक्ट्स है, टेम्पररी लोब है, ओक्यूलरी लोब है, फिर से यहाँ पे सेरेबेलम है। सेरेबेलम का क्या काम है, ये याद रखिएगा, बैलेंसिंग करना, कोऑर्डिनेशन, फाइन मसल्स कंट्रोल से सेरेबेलम करता है। ब्रेन का क्या काम है, तो ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क को कहा जाता है, या ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब इसी से, स्वॉलोइंग, डाइजेस्टिंग, खाना का पाचन वगैरह, ये सब ब्रेन का काम है। खाने का पाचन नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, ठीक है, ये समझ जाइए। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेन में गड़बड़ी चल रही है तो समझ जाइए कि आपके खाने का पाचन नहीं होगा। आपके खाने का पाचन नहीं होगा, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन प्रभावित होगी, सांस लेने में तकलीफें आएंगी, सांस लेने में तकलीफें आने के साथ साथ आपको जैसे बॉमिंग होना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण इसी से होता है। यही कारण है कि ब्रेन पे अगर चोट लग जाता है, पश्चिम मस्तिष्क पे ज़्यादा गहरा चोट लग जाता है, उसका कारण क्या होता है, हार्ट बीट भी बंद हो सकता है, या आपका ब्रीदिंग भी बंद हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, और नींद न लगना ये भी एक कारण इसी का है। तो ये प्रभावित होता है तो ब्रेन सिस्टम प्रभावित होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो मुख्य रूप से क्या क्या था, तो यह ओवाइड कोशिका थी, शोधकर्ताओं के द्वारा निवरण की खोज की गई है, जिसमें बताया गया कि स्मृति मौलिक रूप से अंडाकार कोशिकाएं नाम दिया गया है, और यह
याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। याद रखने वाला कोई जो है न्यूरॉन से इसकी खोज की गई है। यह क्या करेगा, विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना प्रसारित करने का काम करेगा। तो ये सभी चीज़ें, भूमिकाएं जो है मैंने बताने का प्रयास किया, जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम्स ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी में हम लोगों ने चर्चा किया ही है। अगर आपको एनसीईआरटी का सीरीज जो देखना है वो बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अपने, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।